कभी सोचा है कि हमारी दुनिया का एक सीक्रेट कोड है, एक ऐसा कोड जो ये तय करता है कि नींबू खट्टा क्यों है, साबुन इतना चिकना क्यों लगता है और क्यों कभी-कभी बारिश झीलों की सारी मछलियों को मार देती है। और ये पूरा कोड सिर्फ दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है, एक हीरो और एक विलेन, जो असल में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। और आज हमारी ये गहरी पड़ताल इसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने के बारे में है। हाँ, अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमारे पास केमिस्ट्री की इन बुनियादी अवधारणाओं पर कुछ बहुत ही साफ और जानकारी से भरपूर स्लाइड्स हैं। और हमारा मिशन है इन स्लाइड से वो गहरी समझ निकालना, ये जानना कि ये अम्ल और क्षार असल में है क्या, ये काम कैसे करते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इनका कितना गहरा असर है। तो चलिए इस रासायनिक जासूसी की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी का पहला किरदार अम्ल यानी एसिड। हम सब ने ये शब्द सुना है, एसिड अटैक, बैटरी एसिड, सुनने में ही खतरनाक लगता है। लेकिन फिर हम नींबू का रस भी पीते हैं, वो भी तो एसिड है। ये क्या चक्कर है? बहुत बढ़िया सवाल है, यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, एसिड शब्द आया है लैटिन के सावर से, जिसका मतलब है खट्टा। अच्छा, तो पहली पहचान स्वाद से है। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में एसिड वो है जो पानी में जाते ही हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन दान कर देता है। H+ आयन। और इसका एक सुपर पावर है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जैसे HCl हो या H2SO4, पानी में घुलते ही ये H+ आयनों की बौछार कर देते हैं। H+ आयनों की बौछार, ठीक है। लेकिन ये आते कहाँ से हैं? क्या ये सब लैब में ही बनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें हम दो टीमों में बांट सकते हैं। अच्छा। पहली टीम है नेचुरल या कार्बनिक अम्लों की, जो हमें कुदरत से मिलते हैं, जैसे सिरके में एसिटिक एसिड, संतरे में साइट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। अरे यार, लाल चींटी जब काटती है तो जो जलन होती है, वो भी फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी टीम है मिनरल एसिड्स की, जो ज्यादातर लैब में तैयार होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप कह रही हैं कि नींबू का रस और जो एसिड बैटरी में होता है, वो दोनों एक ही अम्ल परिवार के हैं? हाँ, है तो एक ही परिवार के। ये तो मानने वाली बात नहीं है। एक को हम पीते हैं, दूसरा हाथ जला दे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग और दुर्बल यानी वीक एसिड का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, ये है वो फर्क। हाँ, इसे ऐसे समझिए, प्रबल एसिड एक दानी राजा की तरह है, जो पानी में जाते ही अपने सारे हाइड्रोजन आयंस दान कर देता है, पूरी तरह से, सारे के सारे। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ता। जबकि दुर्बल एसिड एक कंजूस साहूकार की तरह है, जो पानी में अपने कुछ ही आयंस छोड़ता है, बाकी अपने पास ही रखता है। वाह, दानी राजा और कंजूस साहूकार, ये तो हमेशा याद रहेगा। इसीलिए नींबू का रस जो दुर्बल है हम पी सकते हैं, पर बैटरी का एसिड जो प्रबल है छू भी नहीं सकते। ताकत का सारा खेल H+ आयन देने की क्षमता पर है। कमाल है। तो फिर इस कहानी का दूसरा किरदार कौन है? विलेन? दूसरा किरदार है क्षार यानी बेस। ओके। अगर एसिड खट्टे हैं तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में साबुन जैसे चिकने हैं ना? बिल्कुल। और इनका काम एसिड से ठीक उल्टा है। पानी में जाने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन दान करते हैं। OH- आयन, ठीक है। और लिटमस पेपर पर इनका सुपर पावर है लाल को नीला कर देना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिससे साबुन बनता है। तो ये भी प्रबल और दुर्बल होते होंगे? हाँ, अम्लों की तरह ही। NaOH एक प्रबल क्षार है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक दुर्बल क्षार है। अच्छा, यहीं पर मैंने एक और शब्द सुना है, अल्कली। ये क्या क्षार से अलग है? ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सारे एल्कली क्षार होते हैं, पर सारे क्षार एल्कली नहीं होते। मतलब जैसे सारे आम फल होते हैं पर सारे फल आम नहीं होते। बिल्कुल, क्या बात है। एल्कली वो खास क्षार है जिन्हें पानी से बहुत प्यार है। वो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। अच्छा, वाटर सॉल्युबल बेसिस। एग्जैक्टली। साबुन बनाने वाला कास्टिक सोडा NaOH एक मशहूर एल्कली है।
तो एल्कली क्षार परिवार का ही एक घुलनशील सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों किरदारों अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं, लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता होगा जब ये दोनों आमने सामने आते होंगे, है ना? हाँ। पर उससे पहले एक सवाल, हम हर चीज को चख कर तो पता नहीं लगा सकते। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लैब में इनकी पहचान कैसे करते हैं? बहुत जरूरी सवाल। यहीं पर हमारे जासूस यानी सूचक या इंडिकेटर्स काम आते हैं। जासूस? हाँ, सूचक वो केमिकल होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, जैसे कोई गिरगिट। रंग बदलने वाले जासूस, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और ये भी कई तरह के होते हैं। सबसे मशहूर है प्राकृतिक सूचक, लिटमस। अच्छा, ये वही लिटमस पेपर है जो हम स्कूल में इस्तेमाल करते थे? मैंने तो हमेशा सोचा था कि ये बस एक रंगीन कागज है। हाँ, वही। पर ये लाइकेन नाम के एक पौधे से बनता है। अरे वाह। और हमारी रसोई की एक चीज है जो कमाल का सूचक है, हल्दी। अरे हाँ, मैंने देखा है जब करी के दाग पर साबुन लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो इसका मतलब साबुन क्षारीय है। वाओ, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। बिल्कुल, वो लाल रंग यही बता रहा है कि साबुन एक क्षार है। इसी तरह लाल पत्ता गोभी का रस भी एक बेहतरीन सूचक है। एसिड में लाल, बेस में हरा। कमाल है। और कुछ सूचक तो अपनी गंध ही बदल लेते हैं, जैसे प्याज का रस या वनीला। गंध? वो कैसे? एसिड में इनकी गंध बनी रहती है, पर बेस में डालते ही गंध गायब हो जाती है। इन्हें गंधियां सूचक कहते हैं। क्या बात है। और लैब में इस्तेमाल होने वाले वो केमिकल वाले सूचक? हाँ, वो है मानव निर्मित सूचक। दो सबसे कॉमन है, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथोलिन, जो बेस में जाते ही खूबसूरत गुलाबी रंग देता है और एसिड में रंगहीन रहता है, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, जो एसिड में लाल और बेस में पीला हो जाता है। हमारे स्रोतों में एक शानदार मास्टर टेबल है जो इन सभी जासूसों की पूरी कुंडली बताती है। हाँ, बहुत अच्छी टेबल है वो। बढ़िया। तो अब हम अपने किरदारों को पहचान भी सकते हैं। अब आते हैं एक्शन पर। जब एसिड किसी धातु से मिलता है तो क्या होता है? मैंने सुना है कुछ धमाका वगैरह होता है। हाँ, एक तरह से। जब कोई एक्टिव धातु एसिड से मिलती है तो वो हाइड्रोजन गैस को उसकी जगह से हटा देती है। समीकरण सीधा है, अम्ल प्लस धातु से बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को पकड़ना बहुत मजेदार है। मुझे याद है स्कूल में हमने ये पॉप टेस्ट किया था और पूरी क्लास उछल पड़ी थी। परखनली के मुंह पर जलती तिली ले जाने पर पॉप की आवाज आती थी। छोटा सा धमाका, बहुत रोमांचक लगता था। तब नहीं पता था कि हम असल में हाइड्रोजन गैस बना रहे थे। बिल्कुल, वो पॉप की आवाज हाइड्रोजन गैस की पहचान है। एक और दिलचस्प रिएक्शन होता है एसिड का कार्बोनेट के साथ, जैसे मार्बल या अंडे के छिलके पर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अच्छा, CO2। हाँ, और इसका भी एक टेस्ट है। अगर इस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाए तो वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो अब वो सबसे बड़ा सवाल, जब एसिड और बेस, हमारे हीरो और विलन, आमने सामने आते हैं तब क्या होता है? महामुकाबला। आप इसे महामुकाबला कह सकते हैं। इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत सीधा है, अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे की ताकत को शून्य कर देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो दोनों खतरनाक हैं, हाँ, जब मिलते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा साधारण नमक और पानी। ये तो जादू जैसा है। ये केमिस्ट्री का सबसे खूबसूरत जादू है, और इसी से हमारी कहानी का तीसरा किरदार जन्म लेता है, लवण यानी सॉल्ट। लवण। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट बताइए। ट्विस्ट ये है कि उदासीनीकरण के बाद बनने वाला हर लवण उदासीन यानी न्यूट्रल नहीं होता। एक मिनट, ये क्या बात हुई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनी चीज न्यूट्रल नहीं है? ये तो नाम से धोखा है। बिल्कुल। असल में लवण का स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि मुकाबला किसके बीच था। अच्छा। अगर एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच टक्कर हुई तो बनने वाला लवण उदासीन होगा, न अम्लीय न क्षारीय। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन अगर मुकाबला एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार के बीच हुआ
तो अम्ल जीत जाएगा और लवण थोड़ा अम्लीय होगा। और अगर एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल अम्ल भिड़े? तो क्षार की चलेगी और लवण क्षारीय होगा। वाह, मतलब ये सिर्फ मिलना नहीं बल्कि एक तरह की कुश्ती है जिसमें जो ज्यादा ताकतवर होता है उसका असर आखिर में दिखता है। कमाल है। बिल्कुल। हमने प्रबल और दुर्बल की बात तो की, पर क्या इस ताकत को नापने का कोई तरीका है? जैसे बुकअप के लिए रिक्टर स्केल होता है, क्या अब ऐसा कुछ केमिस्ट्री में है? बिल्कुल है, और उसे हम pH स्केल कहते हैं। पीएच स्केल। यहाँ P का मतलब जर्मन शब्द पुटेंस यानी शक्ति से है और H का मतलब हाइड्रोजन आयन से है। ये स्केल किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को मापता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे साफ पानी। 7 मतलब बीच में? हाँ, 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही ज्यादा अम्लीय होती जाएगी। 0 मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय, और 7 से जितना ऊपर 14 तक जाएंगे चीज उतनी ही ज्यादा क्षारीय होती जाएगी। तो हमारी रोजमर्रा की चीजें इस स्केल पर कहाँ आती हैं? हर जगह। हमारे पेट में जो जठर रस है उसका pH लगभग 1.2 होता है। 1.2? ये तो बहुत ज्यादा अम्लीय हुआ। हाँ, नींबू के रस का 2.2, दूध का 6.5 के करीब, हमारे खून का 7.4 जो थोड़ा क्षारीय है, और टूथपेस्ट का pH लगभग 9 होता है। एक मिनट, हमारे पेट में 1.2 पीएच का एसिड है, ये तो बैटरी एसिड के काफी करीब है। तो हमारा पेट खुद क्यों नहीं जल जाता? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब हमारे शरीर के शानदार डिजाइन में है। हमारे शरीर के अंदर तो हर पल एक रासायनिक जंग चल रही है। जंग? हाँ, पेट में खाना पचाने के लिए ये तेजाब बनता है, लेकिन शरीर को यही तेजाब खा न जाए इसलिए पेट की दीवारें एक क्षारीय परत म्यूकस लाइनिंग बनाकर खुद को बचाती हैं। अरे वाह, तो हमारा पेट खुद ही अम्ल और क्षार का बैलेंस बना रहा है? बिल्कुल। तो फिर एसिडिटी का मतलब है कि ये बैलेंस बिगड़ गया, और एंटासिड जैसे इनो या डाइजीन बस उस बैलेंस को वापस लाने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। एंटासिड एक दुर्बल क्षार होता है जो पेट के अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा। यही पीएच का खेल हमारे दांतों के साथ भी होता है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो मुंह में बैक्टीरिया उसे एसिड में बदल देते हैं। अगर मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो ये एसिड हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत एनामल को घोलना शुरू कर देता है। इसी को दांतों का सड़ना कहते हैं। इसीलिए हम क्षारीय टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। बिल्कुल सही। कमाल है। तो ये सब हमारे अंदर, हमारी रसोई में तो हो ही रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इन केमिकल्स का क्या इस्तेमाल है? स्रोतों में क्लोर क्षार प्रक्रिया का जिक्र था। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। कुछ नहीं, बस नमक के पानी यानी ब्राइन में से बिजली गुजारते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसे। और नतीजा, हमें 3 बहुत काम की चीजें मिलती हैं। और वो क्या है? पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो साबुन, डिटर्जेंट और कागज बनाने के काम आता है। दूसरा है क्लोरीन गैस, जिससे पानी साफ होता है, स्विमिंग पूल डिसइंफेक्ट होते हैं और पीवीसी पाइप बनते हैं। और तीसरा है हाइड्रोजन गैस, जो रॉकेट फ्यूल से लेकर खाद बनाने तक में इस्तेमाल होती है। एक ही प्रोसेस से 3 इंडस्ट्री को चलाने वाले प्रोडक्ट। मतलब हमारे घर का नमक एक पूरी केमिकल फैक्ट्री को पावर दे सकता है। इसके अलावा भी तो कुछ लवण हैं जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, जो कपड़ों का रंग उड़ाने से लेकर पानी के कीटाणु मारने तक का काम करता है। फिर है हमारा प्यारा बेकिंग सोडा, जो केक को फुलाता है और कभी-कभी एसिडिटी में भी राहत देता है। और धोने का सोडा भी तो होता है। हाँ, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, जो एक जबरदस्त सफाई एजेंट है और पानी की कठोरता को भी दूर करता है। और आखिर में प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। जी, ये भी एक लवण है। हाँ। अरे, ये वही पीओपी है ना जिससे टूटी हड्डी पे प्लास्टर चढ़ता है? वो पाउडर से पत्थर जैसा कैसे बन जाता है? बिल्कुल, ये जिप्सम को गर्म करके बनता है। जब आप इसमें पानी मिलाते हैं तो ये वापस कठोर जिप्सम बन जाता है। अच्छा। इसी गुण की वजह से डॉक्टर टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और हम मूर्तियां और फॉल्स सीलिंग बनाने में। तो अगर हम इस पूरी जासूसी का सार निकालें तो ये सीक्रेट कोड तो हर जगह है। हर जगह। नींबू के खट्टेपन से लेकर पेट के अंदर चल रही रासायनिक जंग, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाले प्लास्टर तक, ये अम्ल, क्षार और लवण की कहानी ही चल रही है। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें एक तरह का रासायनिक चश्मा दिया है ना? ये दिखाता है कि कैसे H+ और OH- आयनों का एक साधारण सा खेल
प्रयोगशाला के पॉप टेस्ट से लेकर एक किसान के खेत की मिट्टी के पीएच संतुलन तक हर चीज की व्याख्या कर सकता है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। हमने अम्लीय वर्षा की बात की जो औद्योगिक प्रदूषण की वजह से होती है और नदियों और झीलों के जीवन को तबाह कर देती है। हाँ। हमने क्लोर क्षार जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं पर भी बात की जो हमारी आधुनिक जिंदगी के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो एक तरफ जरूरत है, दूसरी तरफ नुकसान। बिल्कुल। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी रासायनिक जरूरतों और अपने पर्यावरण के नाजुक पीएच संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच ये संतुलन कैसे बनाते हैं। जब प्रगति और प्रकृति की बात आती है तो उदासीन होने का वास्तविक अर्थ क्या है?